पाकिस्तान से लड़ने के लिए पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ आवाम एक साथ है। अपने बलूचिस्तान को देखिए, खैबर पख्तूनख्वा को देखिए, पीओके को देखिए। इस बार कटेंगे तो 4 टुकड़ों में बटेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मुकी अहमद खान जी, 4 टुकड़े होंगे आपके। 2 टुकड़े 71 में हुए थे, 2025-26 में 4 टुकड़े होंगे। मुकी अहमद खान जी, ठीक है। आपके सेना प्रमुख आगे टैंक पर फोटो खिंचा ली, हम लोगों ने भी चला लिया, बड़ा अच्छा लगा देख के। इतने दिनों के बाद अब नकली फोटो है, असली फोटो है, पता नहीं कब की फोटो है, बिल से निकलकर बाहर आ गई, ये अच्छी बात है। लेकिन जो आतंकवाद को पालेगा पोसेगा, और अब तो खुद आपके बिलावल भुट्टो ये मान रहे हैं, मैं तो किसी और की बात नहीं कर रही हूं, बिलावल भुट्टो ने कबूला है पाकिस्तान का इतिहास आतंकवाद से जुड़ा रहा, 30 साल आतंकवादियों का हमारी ओर से समर्थन किया गया। अब ये बयान आप ही का पूर्व विदेश मंत्री दे रहा है, मौजूदा रक्षा मंत्री, मौजूदा विदेश मंत्री ये स्वीकार कर चुका है। ये भारत तो नहीं बोल रहा है, नहीं तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो जो आतंकवाद को पालेगा पोसेगा उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खान साहब, आपने बहुत अच्छा भाषण दे दिया, आपने हमें यकीन दिला दिया कि आप बहुत पावरफुल हैं, और राफेल आने के बाद आपकी जो कुव्वत और ताकत है, जो आपकी एयर पावर है, वो बहुत बढ़ गई है। यही बात है। अच्छा, बोलने से अब होता है, यही बात है, सच है ये। हाँ सच है ना। अब सुनिएगा जरा ना, तो अगर इतनी आपकी ताकत भी आगे, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, आपकी फौज भी बड़ी मजबूत है, तो भाई फिर आपको परेशानी किस बात की है? हाँ। ये आप सुबह शाम शो क्यों कर रहे हैं? हाँ। कोई म्यूजिक का प्रोग्राम लगाइए, कोई मोतीचूर के लड्डू बनाने की रेसिपी बताइए, कोई वो फिंगर नेल्स के लिए टिप्स बताइए, है जी, कोई योगा की प्रैक्टिस दिखाइए। ये क्यों रोना पीटना क्यों पड़ा भाई? मुझे समझ नहीं आ रही। रो आप रहे हैं, अब टीवी पर देख लें कि रोने वाला चेहरा किसका है। अब टीवी स्क्रीन पे दर्शक ही देखकर ये कर ले कि रोने वाला चेहरा किसका है। सर, डर तो आपके चेहरे पर है। नहीं, मैं मेकअप करके नहीं आया ना आज। सुनिए, महिलाओं का मेकअप अच्छा लगता है, और आपके पाकिस्तान में भी खातूनें करती हैं मेकअप। मेकअप पर टिप्पणी मत कीजिए, मेकअप पर टिप्पणी मत कीजिए। अब राफेल पे आ जाएं जरा, आपके जर्नल भी। इसमें इसके जो सौदे में इतनी कमीशन खाई गई है जो बोफर स्कैंडल में भी नहीं खाई गई। हाँ। अगली हुकूमत आएगी तो यकीन कर लें, आधे कैबिनेट जो है वो फांसी लगेगी इस केस में आपके। हाँ। बोफर से बड़ा स्कैंडल बनेगा ये भारत की जनता सुन ले मेरे से। लिख कर देता है क्या आपको? ये हाफिज सईद लिख कर देता है क्या? हाफिज सईद के मदरसे से आता है क्या ये नोट कि जाके ऐसे सुना देना? मुझे रामनाथ सिंह लिख के देते, रामनाथ सिंह लिख के देते। अरे नाम तो ठीक से ले लो, रक्षा मंत्री का नाम राजनाथ सिंह है हमारे, उसकी राजनाथ सिंह है हमारे रक्षा मंत्री का नाम। रट लीजिए, 10 बार बोलिए याद हो जाएगा, 10 बार बोलिए याद हो जाएगा, ताकि दोबारा कम से कम हिंदुस्तान जैसे मुल्क के रक्षा मंत्री का नाम आपको याद रहे। और रक्षा चलाएगा, आप फिक्र ना करें। क्या बात है, अपनी रक्षा नहीं हो रही। हमारे वहां रिक्शा चलाने वाला भी ना जब पाकिस्तान के अंदर घुसेगा तो उसकी औकात बता देगा। रिक्शा चलाने वाला भी ताकतवर है हिंदुस्तान का, उसको मजाक में लेने की जरूरत नहीं है। नहीं हाँ। चित्रा, बात तो सुन लो। बात सुनिए। आपको मैं ये यकीन दिला दूं कि अगली बार अमरनाथ यात्रा जो है ना वो निकलेगी तो पाकिस्तान की सेना उसको सिक्योरिटी देगी। ओह गॉड। और राफेल जब आएगा ना तो आपके पास शायद उसको रखने की जगह नहीं होगी, और भारतीय जनता सवाल मांगे। पाकिस्तानी आपकी सेना बचेगी तब तो वो सिक्योरिटी देगी। पाकिस्तान के से देखे कितनी अच्छी बात कही है मुकीम अहमद खान जी, पाकिस्तान की सेना सिक्योरिटी देगी क्योंकि वो हिस्सा हो जाएगा हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान का हिस्सा होने के बाद वो तो पूरे हमारे सरेंडर करने के बाद सैनिक हमारे अंडर आ जाएंगे, फिर हम लोग दिलवाएंगे उनसे अमरनाथ यात्रा में। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हम कब्जा करेंगे पाकिस्तान पर, उसके एक हिस्से को जो हिंदुस्तान में मिलना चाहता है, जो हमारा होना चाहता है, वहां से आवाजें उठती हैं कि भैया हमें बचाओ, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात कह दी। आपके वहां ऐसा चल रहा है क्या? ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। जब आपके 4 टुकड़े करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तानी सेना तो सरेंडर करेगी, वैसे ही 1971 में जैसा हुआ था, 93,000 सैनिकों ने किया था। तो कोई नई बात तो कह नहीं रहे हैं अहमद खान जी। अंतर बस इतना था कि 1971 में हम लोगों ने सुरक्षा नहीं दिलवाई, सरेंडर करने वाले आपके सैनिकों से सुरक्षा नहीं दिलवाई कहीं पर। इस बार हम अपनी रणनीति चेंज कर लेंगे अगर आपको ये सूट करेगा तो। समझ रहे हैं 93,000 सैनिकों का सरेंडर क्या होता है? मुंह के बल गिरा था पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने। चित्रा सुनिए, यही नहीं चित्रा कि ये भी पूछ लो कारगिल के अंदर क्या हुआ था। अपने सैनिकों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था, बोलते ये सैनिक हमारे हैं नहीं, ये नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री के जो जवान थे उनको हमने अंतिम संस्कार पूरे उनके
जो मुस्लिम राइट्स के अनुसार किया, मगर पाकिस्तान का असली चेहरा देखें, अपनी फौज के जवानों को डेड बॉडी लेने से मना, और 93,000 1971 में दिए थे। अभी पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे, पाकिस्तान 4 हिस्से में बटेगा, और ये हम नहीं कर रहे, ये सिविल वार है पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, ये सच्चाई है। और ये पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान के बात मत को, ये भारत का हिस्सा है, भारत में मिलेगा, और ये सच्चाई है। ये जब बात करते हो ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, अरे उनकी तो आप प्रोटेक्शन दे नहीं पा रहे। चीनियों को भी चुन चुन के मारती है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनको भी टारगेट करती है, और आपकी फौज को भी टारगेट करती है। आप क्या कहते हैं चीनी कि अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दे सके तो चीन की दो डिवीजन लेके आएंगे। ये तो आपकी औकात है, आप अपने घर के अंदर आप प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको TTP मार रही है, उधर से बलूचिस्तान से जो आपका BLA मार रहा है, और वहां अफगानिस्तान के साथ आपकी प्रॉब्लम जो है तालिबान के साथ, वो डूरल लाइन नहीं मानती। पश्तून दोनों तरफ अफगानिस्तान में जाना चाहते हैं, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। हालात कितने खराब है पाकिस्तान के। सच्चाई है पाकिस्तान अपने बोझ से टूटेगा, पाकिस्तान की हालात खराब। और आपका क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आपने इमरान खान तो सबसे माना हुआ पॉलिटिकल लीडर है, जो कि एक्सेप्टेबल आज की तारीख में पॉपुलर लीडर है, उसको जेल में डाला हुआ है। इकोनॉमिक क्राइसिस जितना है, $200 बिलियन का आपके ऊपर खर्चा है, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। आपके पास कितना फॉरेन रिजर्व है, $15 बिलियन के है, एक महीने का आप एक प्रकार से इंपोर्ट नहीं दे सकते। आपका रुपये 70% टिकेंगे कहाँ, साल में टिकेंगे कहाँ, $280 है। हाँ बिल्कुल डॉलर के। मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। शंकर प्रसाद जी, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। बिल्कुल, सिर्फ एक लफ्ज। हाँ बोलिए बोलिए। कहाँ लड़ेंगे? ये जनरल साहब, इनका माइक बंद करें एक मिनट यार, मेरी बात तो सुन लें। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जनरल साहब को मेरी आवाज जानी चाहिए ना। आ रही है आवाज, बोलिए। जनरल साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे जा रही है आपकी आवाज तक, बोलिए। अब तो बहुत आती है, ये पूरे पाकिस्तान में हमारी आवाज आती है, सुन लो। ये आप जो है ना उल्टा बोलने से कोई फायदा नहीं, सुन लो। आपकी हालात बहुत खराब हैं। ये जो आप सोच रहे हो, बिल में घुस रहे हो, डरते हो। भारत की फौज आई, भारत की फौज आई, और भारत की फौज आएगी। डरो मत, मत करो, अपने टाइम में आएगी। पत्रकारों को पूछना पड़ता है कि हमारा सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री है कहाँ। पाकिस्तान का तो यह हाल हो गया है। अहमद खान साहब, अब बोलिए, जवाब दीजिए उनके सवालों पर। जनरल साहब, आपको घर से दही लेने भेजा था, आप यहाँ आके बैठ कर मुझे धमकियां दे रहे हो। और सुनिए, हमें तो यहाँ पर ऐसा है, आप पानी तो कर रहे हो। सुन लो मेरी बात। भारत के अंदर जो करना है वो करता है। ये पाकिस्तान नहीं है जहां पर लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है। पाकिस्तान में कोई नहीं बोल सकता, उसको ISI स्क्रिप्ट देती है। मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है, आपकी बात हो गई। लेकिन एक बार फिर से देखिए, हिंदुस्तान के भीतर की जो स्थिति है, मैं सीधे आपके पास आते हुए लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, कल खुद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया था कि इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का हमारा संकल्प है, वो सिद्ध होकर रहेगा, और चुन चुन कर सबको जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह भी पूछा जा रहा है लेफ्टिनेंट शंकर प्रसाद जी कि क्या देर हो रही है? आज 10 दिन बीत चुके हैं, देश के भीतर जो उबाल है, इतना समय क्यों लग रहा है? यह सवाल लोगों के जेहन में है। ये तो हमारा भी सवाल है जी। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आपने पहले दफ़ा मुझे काट दिया था, मैं ये बता दूं दोबारा कि मेन टारगेट्स कहाँ हैं। मेन टारगेट्स है LAT का हेडक्वार्टर और जैश ए मोहम्मद, जिनको इन्होंने अपने GH के हेडक्वार्टर के इलाके में कैंटोन में शिफ्ट कर दिया है। दूसरा बड़ा टारगेट है इनका आर्मी चीफ और ISI, वो GHQ के पास ही हैं, सब वहीं हैं। तो देखिए, अब तो इन्होंने टारगेट को कंसंट्रेट कर दिया। हमारे लिए एक जगह कम हो गई जाने के लिए, एक ही जगह में सब समाप्त हो जाएंगे। समझने की बात बिल्कुल क्लियर है। अगर हम एक ध्यान से सोचें कि हमारे प्रधानमंत्री ने टास्क दिया क्या है, हमारे प्रधानमंत्री ने टास्क दिया है कि टेररिस्ट को ख़त्म करें, जो उनके बैकर्स हैं उनको ख़त्म करें। तो हमें टेररिस्ट को ख़त्म करना है, उनके लीडर्स को ख़त्म करना है, जो उनको बढ़ावा देते हैं ISI और आर्मी चीफ, उनको ख़त्म करना है। क्लियर टारगेट मिल गया। अब इस टारगेट को मुकम्मल करने के लिए हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जो इनोसेंट सिटीजन हैं उनको बड़ा भारी कोलेटरल डैमेज हो। कुछ ना कुछ कोलेटरल डैमेज तो होगा, लेकिन उनको हम हमारे प्रधानमंत्री नष्ट करना नहीं चाहते। तो हमें सिर्फ पॉइंटेड टारगेट्स पर अटैक करना है, उनको न्यूट्रलाइज करना है। इसके लिए समय लगता है,
इसके लिए हमें पता करना है वो हैं कहाँ, छुप कर कहीं बैठे हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे होंगे। सब चीज़ की खबर हम ले रहे हैं, इसमें थोड़ा समय लेगा। जल्दबाजी में करेंगे, गलत टारगेट में चले जाएंगे, क्या फ़ायदा हुआ उसका। हमें एक देश को काम मुकम्मल करके दिखाना है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसमें सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें हमारे जितने हथियार हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे और हमारे पास जो हथियार हैं, उन सब का इस्तेमाल करके इसको पिन पॉइंटेड। आप ये मत सोचिए कल हो जाएगा, जल्दी क्या है। हमें पांच जगह अटैक करना है ना। हमें आर्मी चीफ को न्यूट्रलाइज करना है, ISI को इनसिग्निफिकेंट करना है, जैसे मोहम्मद LT की लीडरशिप। तो वेट, डोंट बी इन अ हरी, जल्दबाजी से कुछ नहीं होने वाला। तो हम ये बहुत चाहते बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आर्मी चीफ को न्यूट्रलाइज करना है। आर्मी चीफ को न्यूट्रलाइज नहीं, बल्कि उनको तो वो दिखाना है दृश्य जो कि नाजी साहब का बांग्लादेश में हुआ था। ही विल बी सून फेसिंग अ सिचुएशन वो खड़े होके एक हमारे किसी मेजर जनरल के सामने, ऐसी फॉर्मेशन कमांडर के सामने झुककर अपना हथियार रखेंगे। तो आप देखते रहिए तमाशा। हमारे पास इस तरह के बहुत, हमने 90,000 प्रिजनर्स कैसे पकड़ लिए भाई? कोई मजाक होता है? 90,000 प्रिजनर्स साइज ऑफ अ कोर, तो इतने आदमी कैसे पकड़ लिए? तो इनको ये नहीं मालूम कि भारत के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बिल्कुल चढ़ जाओ जी। अरे भैया कैसे चढ़ जाओ? कोई दिमाग का इस्तेमाल भी तो करो। इस देश में दिमाग की कोई कमी नहीं है, चाणक्य का देश है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर ओहदेदार हैं, दे आर वेल ट्रेंड, दे आर ट्रेंड इन आर्ट ऑफ वॉरफेयर, दे आर नॉट ट्रेंड इन डूइंग ट्रेड ऑफ वेपन्स एंड ऑफ ड्रग्स। इनके जनरल तो ड्रग ट्रेनिंग के व्यापार करते हैं। इनके जनरल तो बैठे हुए हैं, कोई उनकी फैमिलीज अमेरिका में, कोई लंदन में, सारी जगह प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं। इनके बड़े बड़े मज़े हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, क्या पूरे ऑफिसर, चाहे जवान से लेके चीफ तक, दे आर ऑल वेल ट्रेंड एंड फोकस्ड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। उन्हें करना क्या है, उनको ध्यान से वही सीखते हैं 24 घंटे। यहाँ कोई ट्रेड नहीं करते, यहाँ कोई गांजा नहीं उगा रहे हैं हमारे फौजी। तो प्लीज़ सारा टाइम रखिए, संयम रखिए। आप देखिएगा सब चीज़ें हो रही हैं। बलूचिस्तान से कुछ हो रहा है, अफ़गानिस्तान से कुछ हो रहा है। अभी आप ही लोगों ने न्यूज़ में बताया कि 54,000 कोई मिलिटेंट्स कहीं से आए हैं, चाहे नॉर्थ से आए, जाने कहाँ से आए हैं। तो इनके यहाँ तो खुद 90,000 आदमी मर चुके हैं अपने आतंकवादों से। तो ये अपने आतंकवाद को भी तो ज़रा संभाल लें। इन्होंने तो एक ऐसा चिंगारी रखी हुई है जो इनके देश को ही परेशान करने को तैयार हो रही है। तो लेट अस फाइंड आउट कि इनके टेररिस्ट कहाँ हैं। इनके टेररिस्ट भी तो दुखी है ना। तो इनके टेररिस्ट जो है इन्हीं पर हमला ना करें कहीं। तो दे शुड बेटर भी। एक तो इंडियन आर्मी से तो जो इनका खौफ है वो तो है ही। अपने टेररिस्ट को भी ज़रा ध्यान में रखें, बलूचिस्तान को भी ज़रा ध्यान में रखें, अफ़गानिस्तान को भी ज़रा ध्यान में रखें। और वो भी ध्यान करें कि इनके पास जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो है कितनी। ये तो बिल्कुल एकदम से भिखमंगा देश है, आप सबको मालूम है ना। तो व्हाट इज़ द लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी? जो इस तरह से भारत के अंदर हम अपना एमिनेशन की वॉर वेस्ट रिजर्व बनाते हैं, स्पेयर पार्ट्स की वॉर रिजर्व बनाते हैं, हर एक चीज़ का हमारे पास वॉर रिजर्व रहता है। 15 दिन की इंटेंस वॉरफेयर, 30 दिन का रेगुलर वॉरफेयर। और अब तो हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द एमिनेशन इज मेड डोमेस्टिकली। तो हमें इन चीज़ों को कोई बाहर से नहीं लेना है, हमारे पास सब चीज़ें हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड that time is important. Yes, time is important, but time is not so critical कि हम गलत जगह चले जाएं, गलत काम करने फ़ायदा क्या हुआ। हमें इस समय टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना है। उसके लिए देश के सारे यंत्र लगे हुए हैं और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि वी विल सक्सीड दिस टाइम। हमारे प्रधानमंत्री का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, हमारे रक्षा मंत्री का बयान फुलफिल होगा, चाहे आर्मी करे, चाहे नेवी करे, चाहे एयरफोर्स करे, चाहे कोई और करे, लेकिन ये होगा अवश्य।